चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन ये वाला हुआ था आप लोग का। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। कर रहे हैं स्टार्ट। यहां देखो, बोर्ड पर देखो और ध्यान से सुनना, सोचना, समझने का ट्राई कर। एक सिंपल सा नंबर लेता हूं, लेट्स से 27 ले लो आप, और एक नंबर आप 33 ले लो, ठीक है। 27 का अगर मॉड 2 करोगे तो मेरे ख्याल में आंसर कितना आना चाहिए, और 33 मॉड 2 का भी आंसर क्या आना चाहिए, 1। अब इससे मुझे क्या दिखा, क्या समझ में आया कि 27 को 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है, 33 को भी 2 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आता है। तो इस सिचुएशन को मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि 27 33 के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम आंसर दे रहा है। कौन से सिचुएशन के रेस्पेक्ट में, मॉड 2 के रेस्पेक्ट में। तो इसको लिखने का तरीका हमारे लिए ऐसा हो जाएगा, देखो कि 27 3 डंडी 33, और यहां पर आप मेंशन कर दो मॉड 2, ऐसे लिखोगे इसको। चाहो तो आप इनका पोजीशन हेर फेर कर सकते हो, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 33 कॉन्ग्रुएंट 27 मॉड 2। और कॉन्ग्रुएंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मॉड 2 के रेस्पेक्ट में ये दोनों का दोनों आपको कैसा रिमाइंडर देगा, सेम से। जो रिमाइंडर ये आदमी देगा वही रिमाइंडर ये आदमी देगा, इसीलिए इनको बोला जा रहा है एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट। देखो क्लियर है कि नहीं, क्लियर मेरे ख्याल में। अब इससे रिलेटेड 2-4 ऑब्जर्वेशन है, मैं एक एक करके दिखाता हूं, समझाता भी जाऊंगा। उन सारे को लिखेंगे नहीं, बस आपको याद रखना, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि इस वाले सिचुएशन को ऐसा कुछ कहीं दिख गया तो पढ़ोगे क्या, रेड एज, आप लोग भी पढ़ो, बोलो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन। ए इस सिंबल का मतलब कॉन्ग्रुएंट, बी मॉड्यूलो एन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। दूसरा बात कि कब ऐसा बोला जाएगा, जो मैंने आपको समझाया, ये तब बोला जाएगा जब a कॉमा बी विल हैव सेम रिमाइंडर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय n। n से डिवाइड करने पे इसका आंसर और इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम आया तो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है। एक चीज यहां पर नोटिस करो कि 33 का रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1, और 27 का भी रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1। 33 और 27 का डिफरेंस क्या है ये बताओ, 6 मेरे ख्याल में, ठीक है। 33 माइनस 27 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस इस नंबर से हर हमेशा डिविजिबल होगा। अगर मैं ऐसे डिवाइड करने का ट्राई करूं ना इस सिचुएशन को, तो थोड़ा सा बस आप लोग को एक ब्रश अप करके देता हूं पुराने आइडियाज का। इसको अगर आप एक्चुअल डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, आई थिंक 2 यहां आएगा, 27 यहां आएगा, 13 एक बार ऐसे डायरेक्टली लिख देता हूं, 26 रिमाइंडर 1। इसको बोला क्या जाता था, डिवाइजर। इसको क्या बोला जाता था, और इसको क्या कहते थे, और इसको क्या बोलते थे, रिमाइंडर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपके पास में ये वाला सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में दोनों जो डिविडेंड का डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस इस डिवाइजर से हमेशा डिविजिबल हो, ठीक है। इस डिविडेंड का इस डिवाइजर से रिमाइंडर आया 1, इस डिविडेंड का भी इस डिवाइजर से रिमाइंडर क्या आया, 1। सिंस दोनों का डिवाइजर सेम था और रिमाइंडर सेम था, इसीलिए हमने बोला कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और यहां पर जो दोनों डिविडेंड है, आप ये जो दोनों नंबर है जो मॉड के बाहर लिखा हुआ है, उनका डिफरेंस ये विल से कि वो हर हमेशा इस वाले नंबर से क्या रहेगा, डिविजिबल। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आप इसको डायरेक्टली एज अ फैक्ट याद रखो कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 से क्या रहना चाहिए, डिविजिबल। एंड फॉर दैट सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब 2 ही नहीं, यहाँ कोई भी नंबर होगा ना, इन लोग दोनों का डिफरेंस हमेशा इससे क्या रहेगा, डिविजिबल। क्लियर मेरे ख्याल में। तो अगला पॉइंट आपका वही है, देखो कि a माइनस बी विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय n। a माइनस बी विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय n। कोई कंफ्यूजन है इसमें कि क्लियर है ये बात, आगे बढ़ सकते हैं। इसके अगला पॉइंट जो है उसको थोड़ा ध्यान से समझो। सपोज करो कि रैंडमली यहाँ पे मैं 13 ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लगा देता हूँ, यहाँ पे डैश छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर मॉड 10 छोड़ देता हूँ, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ क्या नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि यह है सिचुएशन, सॉरी यह है सिचुएशन, और बताओ यहाँ क्या नंबर आना चाहिए, ठीक है। अभी मेरा पहला सवाल है आपसे कि इसके बारे में सोचोगे कैसे, यहाँ कौन आ सकता है ये बताओ। यहाँ पे मुझे लगता है कि हर वो नंबर आ सकता है
जिसको 10 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 3 आता होगा, क्योंकि 13 को 10 से डिवाइड करने के अंदर रिमाइंडर कितना आता है 3, और इससे कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब 10 से डिवाइड होने पे इसके जैसा रिमाइंडर देना। आया बात समझ? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कितना आंसर डाल सकते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए सर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, क्योंकि दुनिया में ऐसा इनफाइनाइट आदमी लोग होगा जिसको यहां बिठाने से आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा होगा इस सिचुएशन का 3। आ रहा बात समझ? थोड़ा पूरा। कैन यू नेम अ फ्यू ऑफ देम? 23 बोल सकते हो, 33 बोल सकते हो, 43 बोल सकते हो। अच्छा आगे ही क्यों जा रहे हो, पीछे भी तो जा सकते हो, 3 भी ले सकते हो और पीछे जा सकते हो। -13 सॉरी नॉट -13 -7। आप 10-10 से पीछे जाओगे ना, इसमें भी 10-10 से आगे जा रहे हैं, उसमें भी 10-10 से पीछे जाओगे, तो 3 के पीछे जाना तो क्या हो जाएगा -7। आया बात समझ? एक बार मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूं, देखो कोई भी नंबर यहां रहेगा, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का साइन रहेगा, और यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, और यहाँ पर कोई एक नंबर दिया रहेगा। तो इस ब्लैंक में कोई अगर मेरे से पूछे कि कितना आंसर डाल सकते, तो जवाब है कि इनफाइनाइट आंसर डाल सकते। कितना आंसर डाल सकते हो? इनफाइनाइट आंसर डाल सकते। उस इनफाइनाइट आंसर्स के कलेक्शन को अगर नोटिस करना चाहोगे तो ये रहा वो कलेक्शन, ठीक है ना, ये रहा वो कलेक्शन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये वो कलेक्शन है आपका। इस कलेक्शन में एक आदमी बहुत पिक्यूलियर है, ये वाला। ये आदमी कौन है? ये आदमी है इस कलेक्शन का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आंसर। ये आदमी कौन है बताओ? इस कलेक्शन का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आंसर। इस जगह पे कितना आंसर डाल सकते हो? इनफाइनाइट। उनमें से ये आदमी कौन है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आंसर। और ये निकालना बहुत इजी। कैसे इजी है? जो नंबर अवेलेबल है ना, और जो डिवाइजर अवेलेबल है, उनके बीच में डिवीजन करके रिमाइंडर सोचो 3। और ये हर हमेशा ये ट्रिक वर्क करे कि इस टाइप का सिचुएशन अगर आया कि डिवाइजर वाले सॉरी डिविडेंड वाले पोजीशन में से एक नंबर है, एक नंबर गायब है, डिवाइजर वाला पोजीशन भरा हुआ है आपका, तो जो गायब पोजीशन है डिविडेंड का, वहां पर आंसर कितना आ सकता है? इनफाइनाइट आ सकता है। उसमें सबसे छोटा आंसर कौन आएगा, ये आप विद इन ब्लिंक ऑफ आइज आप पता कर सकते हैं। कैसे? जो नंबर अवेलेबल है उसको अपने डिवाइजर से डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है 3। तो वही इस पोजीशन पे आप आने वाला दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव आंसर हो। एंड द मोमेंट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि एक नंबर वहां पे 3 जाएगा, उसके अंदर नेक्स्ट के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। आप आराम से जो आपका डिवाइजर है उसी को ऐड करते जाओ या फिर उसी को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो जो इनफाइनाइट आंसर्स यहां आ सकता है उन सबका वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस पर काफी बात कर लिया। ऐसे रैंडमली ले लेते हैं, मान लो कि 23 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 5। अच्छे से समझना इस पॉइंट, घबराना नहीं है, 2-3 एग्जांपल लगे तो लेते रहेंगे यहां तक, ठीक है सब? अब मेरा सवाल कि इस ब्लैंक पोजीशन पर कितना आंसर हो सकता है? इनफाइनाइट आंसर हो सकता है, ठीक है। उस इनफाइनाइट आंसर के कलेक्शन में जो सबसे छोटा पॉजिटिव आंसर होगा वो कौन होगा? आपको 3 भी नहीं बोलना चाहिए, पता है आपको क्या बोलना चाहिए? आपको बोलना चाहिए 23 mod 5। मतलब वट एवर नंबर इज अवेलेबल, और जो भी आपका डिवाइजर है उसमें परफॉर्म कर लो ऑपरेशन, और जो भी आंसर वहां से निकलेगा दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू दैट कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और सिचुएशन, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ? 3। और एक बार 3 पता चल गया, बाकी के लिए क्या करोगे? डिवाइजर कितना था? 5, जोड़ते जाओ। 3 + 5 या -5 भी हो सकता है, 3 प्लस या -10, 3 प्लस या -15 एंड सो ऑन। नहीं आया समझ? क्लियर? एक लास्ट लेता हूं, अगर ये क्लियर तो फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो कि 69 कॉन्ग्रुएंट डैश मॉड्यूलो 13। स्मॉलेस्ट आंसर बताओ। 69 से 0? सही से सोचो, 169 नहीं है, सिर्फ 69 है। बोलो 4 मेरे ख्याल में, और 4 के अलावा बाकी आंसर चाहिए तो क्या करोगे? 4 + -13, 4 + -26, 4 + -39 एंड सो ऑन। क्लियर है? लेकिन इसमें ये 4 का बहुत बड़ा रोल है। 4 कौन है? 4 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आंसर दैट कैन सेटिस्फाई दिस सिचुएशन और दिस इक्वेशन। रिपीट करूं कि हो जाएगा? चलें आगे। एक बार इस पॉइंट को पढ़ो इसको। 26 कॉन्ग्रुएंट विथ x मॉड्यूलो 7 अगर लिखा हुआ है,
तो हियर x कैन हैव हाउ मेनी वैल्यूज? इनफाइनाइट आंसर्स, बट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आंसर विल बी ऑफ x विल बी 26 mod 7 itself। मतलब 26 का खुद का जो रिमाइंडर रहेगा ना 7 से डिवाइड करने के बाद में, वही सिचुएशन का सबसे छोटा पॉजिटिव आंसर हो। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलेगा, लिखवा दूं ये सारा कि याद रहेगा? याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। ये इसमें ना एक चीज लिख लो थोड़ा सा, आप ये लिख लो, ये सिंबल ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन। नीचे बस एक लाइन लिख लो, इट इज रेड एज ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन। ठीक है, बाकी आप याद रखना भी, एप्लीकेशन करेंगे तो ऐसे भी याद हो ही जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं। पढ़ू आगे बढ़ू, अगला हेडिंग लिखो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। देखो ये क्या बोलना चाहता है, पहले उसको समझ लो। ये कहता है कि अगर ए और बी दो नंबर है जो किसी नंबर n के रेस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से मॉड्यूलो n को लेके, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में आप अगर a में और b में सेम नंबर ऐड कर देते हो ना, तो ऐड करने के बाद में भी जो नया नंबर निकल के आएगा, दे विल स्टिल रिमेन कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो n। ये पहला बात। अगर आप दोनों नंबर में से a और b में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, माइनस के फ्रॉम हियर ऑल्सो एंड सेम माइनस के फ्रॉम देयर ऑल्सो, तो भी जो इनका कॉन्ग्रुएंसी है वो भंग नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो n। 3 नंबर पे अगर आप दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर देते हो a के और b के, स्टिल जो इनका कॉन्ग्रुएंसी है वो मेंटेन रहेगा विद मॉड्यूलो n। और लास्टली 4 नंबर वाला, इसका काफी एप्लीकेशन आज ही करेंगे हम लोग, कि अगर ए और बी दो नंबर था जो आपस में पहले से कॉन्ग्रुएंट था, तो दोनों साइड आप पॉजिटिव पावर रेज कर सकते हो, इसका पावर की स्टिल दे विल बी कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो n। ठीक है, इन चारों को लिख लो एक बार, डिवाइड में नहीं होता। इसको बेसिकली आप ऐसे याद रखना कि अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट था तो दोनों साइड मन करे तो कुछ ऐड कर दो, मन करे तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो, मन करे तो कुछ मल्टीप्लाई कर दो, और मन करे तो कोई भी पावर रेज कर। ठीक है, उससे कॉन्ग्रुएंसी एज इट इज मेंटेन रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास। एक सेकंड रुकना, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो ये है क्वेश्चन आपका, फाइंड दिस, ऐसा सिंबल बना के कुछ दे सकता है, ये फिर लैंग्वेज में बोल सकता है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 mod 5। इन दोनों का मीनिंग सेम है। लैंग्वेज में अगर ऐसा बोल दिया तो ऑब्वियसली क्लियर ही है कि इक्विवेलेंस क्लास ढूंढना है मुझे, और अगर लैंग्वेज में नहीं भी बोला है और ऐसा सिंबल बना दिया तो भी आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में ही सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस सिचुएशन। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस सिचुएशन का मतलब ये होता है कि 7 mod 5 का एक रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा? अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर्स जिसपे mod 5 लगाने पे रिमाइंडर 2 आता। 7 पे mod 5 लगाने से रिमाइंडर कितना आता है? 2। इसका इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है दुनिया का वो सारा आदमी जिस पे mod 5 लगाने से आंसर कितना आता है। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। आंसर ढूंढने का तरीका वेरी सिंपल, अभी डिस्कस किया ही था हम लोगों ने। इसका आंसर कितना आ रहा है? 2। तो एक तो 2 खुद है, क्योंकि 2 mod 5 का आंसर भी कितना रहेगा? 2। और आगे के चीज को ढूंढने के लिए वट एवर इज द डिवाइजर हियर, उसी का मल्टीपल्स आप उसमें ऐड करते जाओ, और ये फिर उसी का मल्टीपल्स उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिखिए। लिखते समय वैसे हम लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, सिंबल ज्यादा बेटर रहता है। तो 7 बॉक्स के अंदर में 5 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, मिनिमम आंसर 2, नेक्स्ट 2 प्लस माइनस 5, नेक्स्ट 2 प्लस माइनस 10, कॉमा डॉट डॉट डॉट। वैसे तो यहां छोड़ देने से हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक स्टेप का सिंप्लीफिकेशन और करना, और वो कैसे करना है वो थोड़ा सुनना मैं जो कह रहा हूं। 2 में कुछ एडेड नहीं है, कुछ सब्ट्रैक्टेड नहीं है,
तो 2 को यहाँ बीच में रख लो एक बार। 2 + 5 का आंसर वो उसके उस साइड लिखो, और 2 - 5 का आंसर वो उसके इस साइड लिख दो। 2 + 10 का आंसर उस साइड लिख दो। 2 - 10 का आंसर -8 इस साइड लिख दो। डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट, डॉट 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 कर्ली, ये आपका आंसर चलेगा मेरे ख्याल में। 2-3 तो ऐसा और क्वेश्चन है लाइंड अप, देख लेते हैं एक करके। बढ़ू, इसको देखो। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5। क्या करोगे? 3 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ 5, बोलो कहां से आंसर स्टार्ट होगा आपका? 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगला आंसर 3 ± 5। नेक्स्ट आंसर 3 ± बोलो जोर से बोलो 10, फिर 3 ± 15 डॉट डॉट डॉट, और थोड़ा और अगर अरेंज करोगे तो बीच में 3, एक साइड में 8, एक साइड में शायद -2, एक साइड में 13, दूसरे साइड में शायद -7, एक साइड में 18, दूसरे साइड में शायद -12 डॉट डॉट डॉट, और उधर भी डॉट डॉट डॉट। चले, डन। इसको देखो। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 13 mod 4। क्या करोगे? 13 बॉक्स में 4, मिनिमम आंसर क्या हो सकता है? इसको एक्चुअली परफॉर्म करें तो सही बात है कि 1 ही आएगा, तो 1 अगला आंसर, ±4, नेक्स्ट ±8, नेक्स्ट +-12 डॉट डॉट डॉट। सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? बीच में 1, एक तरफ 5, दूसरे तरफ -3, एक तरफ 9, दूसरे तरफ -7, फिर एक तरफ 13, दूसरे तरफ मेरे ख्याल में -11 डॉट 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 डॉट। ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ -3 mod 5। क्या होगा इसका खुद का आंसर? क्या होगा इसका खुद का आंसर? तो 2 है, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या होगा? -3 इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर 5, दिस इज इक्वल्स टू, बोलो पहला आंसर 2, नेक्स्ट आंसर बताओ। 2 ± 5। वैसे 2 पेयर के बाद में छोड़ देना, हाँ, कितना और लिखते रहोगे। तो 2 ± 10 डॉट डॉट डॉट। अगले स्टेप में बीच में 2, एक तरफ 7, एक तरफ -3, एक तरफ 12, एक तरफ -8 डॉट 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 डॉट। ये आपका आंसर चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग x in congruence modulo। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग x in congruence modulo, ठीक है। करें स्टार्ट। हाँ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग x in congruence modulo। इसको देखो, ठीक है। इसमें 2 तो क्या होता है? डिविडेंड, और एक क्या होता है? डिवाइजर। x जो है ना, दोनों में से कोई भी पोजीशन पे आ सकता है, डिवाइजर के पोजीशन पे भी आ सकता है और डिविडेंड के पोजीशन पे भी आ सकता है। डिविडेंड के पोजीशन पर अगर वो आएगा तो उसको सोचने का अप्रोच अलग है, और डिवाइजर के पोजीशन पर अगर वो आएगा तो उसको सोचने का अप्रोच अलग है। दोनों टाइप का क्वेश्चन हम आज ही कर लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। जब आपका डिविडेंड गायब है ना, तो आंसर भी आपके 2 फॉर्मेट में हो सकता है, और मैं आपको दोनों फॉर्मेट सिखा के रखूंगा, और आपको भी घर पे दोनों फॉर्मेट प्रैक्टिस कर, क्योंकि अगर सपोज करो कि एमसीक्यू आया तो जिस फॉर्मेट में मन करेगा वो तो उस फॉर्मेट में आंसर दे देगा। अब आपको सपोज करो कि एक ही फॉर्मेट आता है, दूसरा आपको आता ही नहीं, तो आप तो उलझ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों फॉर्मेट को ढंग से देखना, ठीक है। एक बार कॉपी मत करना, पहले सुन लो अच्छे से। पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इस एक्स के जगह पर व्हाट डू यू थिंक, एक आंसर आ सकता है कि इनफाइनाइट आंसर आ सकता है? ये बात तो क्लियर है सबको? अच्छा, उसमें सबसे छोटा आंसर कौन होगा? 1। तो हम कहेंगे कि भैया देखो x इक्वल्स टू, ये मेथड 1 है, हाँ, कि सबसे छोटा आंसर 57 mod 4 का खुद का आंसर कितना है? वो 1। बाकी आंसर ढूंढने के लिए 1 ± 4, 1 ± 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो टेक्निकली ये आंसर क्या हो जाएगा? 1 बीच में, इस तरफ 5, प्लस को पहले ही लिख लेते हैं, छोड़ो 5 और क्या 9, और इस तरफ -3 -7 डॉट डॉट। चलेगा मेरे ख्याल में?
एक ये अप्रोच हो सकता है कि इस टाइप से आपको आंसर दे सकते। एक दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो 57 का और x का जो डिफरेंस है वो 4 से हमेशा क्या होना चाहिए, डिविजिबल। ये भी तो पढ़ा हुआ है हमारा। तो उस आइडिया से अगर आप चाहो तो क्वेश्चन सॉल्व करके एक अलग टाइप का आंसर आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वी नो कि 57, ध्यान से सोचना, माइनस एक्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो इसको डिवाइड बाय 4 करने से व्हाट डू यू थिंक, अटक जाएगा कि कट कुटा के कुछ आंसर आ जाएगा? कट कुटा के कुछ आंसर आ जाएगा। अभी आंसर क्या आएगा दैट विल डिपेंड कि एक्स का वैल्यू क्या है। तो मैं आंसर पे एग्जैक्टली कमेंट तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आई एम श्योर कि आंसर सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ इंटीजर आना चाहिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। तो उस इंटीजर को थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि वो हो जाएगा के, वेयर के बिलोंग्स टू आई, मतलब के कैन बी एनी इंटीजर। चलेगा यहां तक? अब यहां से आप ढूंढ क्या रहे थे, एक्स ढूंढ रहे थे कि के ढूंढ रहे थे? के तो हम लोग खुद ही इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, तो एक्स को यहां से एक्सट्रैक्ट करो, क्या होगा बताओ? 57 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आई थिंक 4 के। चलेगा? 4 के को यहां ले आओ, एक्स को वहां ले जाओ, तो क्या होगा बताओ? स्वैप करके लिख रहा हूं, एक्स इज इक्वल्स टू 57 माइनस 4 के, वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी देखो, देखने में ये आंसर एकदम ही अलग दिख रहा है और वो आंसर एकदम ही अलग दिख रहा है। बाकी सच्ची बताऊं तो ये आंसर और ये आंसर सेम टू सेम। अब लोग कैसे, के यहां पे क्या हो सकता है बताओ? बोलो, जोर से बोलो। इंटीजर। एक बार के की जगह पे 14 रख के इमेजिन करो क्या इस लिस्ट का आदमी देखो, आ रहा है समझ? वैसे ही के की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लो कि 1 रख दिया तो क्या निकलेगा? 53। इस लिस्ट में भी आगे बढ़ोगे ना तो 53 आएगा। के की जगह पे 2 रखोगे तो क्या आएगा? 49 शायद। 49 इस लिस्ट में आएगा। ऐसे कर करके जैसे जैसे आप के चेंज करते रहोगे, बार बार आपको वहां से भी अलग अलग आंसर मिलता रहेगा। तो आंसर को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और आंसर को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। एमसीक्यू में सवाल आता है तो आपको दोनों क्लियर होना चाहिए, जैसा ऑप्शन दिखेगा उस हिसाब से सोच लेना वहां। चलेगा? रिपीट करूं कि हो जाएगा? करो, कॉपी करो। चलो अगला देखते हैं फिर। इसको देखो, चलो आगे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको देख के आंसर बताना। पिछले बार का लैंग्वेज देखो, फाइंड एक्स। एक्स का जितना संभव वैल्यू हो सकता है सारा बताना था यहाँ पर। इस वाले में सारा बताना है कि लिस्ट पॉजिटिव बताना है? और लिस्ट पॉजिटिव आंसर क्या हो सकता है? 57 मॉड 4 का खुद का आंसर, जो कि कितना होता है? 1। तो लिख लो, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 57 mod 4, this is equals to 1. Required answer is equals to 57 mod 4 is equals to 1. चलेगा? अगला क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं साथ में, और दोनों मेथड से करेंगे। हाँ, अब इसमें क्या है कि x प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट विथ 32 mod 7 दिया हुआ और x ढूंढना है। तो ये x फ्री है कि फ्री नहीं है? फ्री तो नहीं है। फ्री करने के लिए कैन आई थिंक ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, और कॉन्ग्रुएंसी सब्ट्रैक्शन पे भी मेंटेन रहता है, पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी में। तो पहले आप दोनों तरफ से -1 कर लो, क्या हो जाएगा बताओ? x कॉन्ग्रुएंट विथ 31 मॉड्यूलो 7। और बाकी ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन सेम टू सेम, फर्क नहीं पड़ता कि x यहाँ बैठा कि यहाँ बैठा, बात तो एक ही है। अब बताओ कि x के आंसर के लिस्ट में अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो सबसे छोटा आंसर क्या हो? 31 मॉड 7 का खुद का आंसर, जो कि कितना होता है? 3। करेक्ट। नेक्स्ट आंसर क्या हो सकता है? 7 और उसका मल्टीपल ऐड करते जाओगे आप तो क्या होगा? 3 प्लस माइनस 7, नेक्स्ट 3 प्लस माइनस 14 डॉट डॉट डॉट। सो फाइनल लिस्ट विल बी, बीच में 3, एक तरफ 10 और 17, और दूसरे तरफ मेरे ख्याल में -4 और -11 डॉट 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 डॉट। ये कंप्लीट हो गया। चलेगा? मेथड 2 में थोड़ा सा गाइड करो तो, अगर समझ में आप लोग को आ गया था तो। मेथड 2 में क्या होना था बताओ? ये वाले नंबर का और ये वाले नंबर का डिफरेंस किससे डिविजिबल होना चाहिए? 7 से। इसको हम इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं बोलो?
सब लोग बोलो x+1 -32 डिवाइडेड बाय 7 मस्ट बी इक्वल्स टू सम इंटीजर k, फिर k बिलोंग्स टू क्या रहेगा i। आगे बढ़ोगे x-31 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट 7k, 31 को वहां भेज दो, x इक्वल्स टू 31 प्लस 7k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एक आंसर ऐसा भी हो सकता है, एक आंसर ऐसा भी हो सकता है, इसमें k डालते रहोगे यही लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे यहां से इसको ट्राई करो। ठीक है, देखो इसको देखो, कुछ खास नहीं है, सारा पॉजिटिव में कर रहे थे इसीलिए जानबूझ के एक नेगेटिव ले लिया बस। ठीक है, क्या करोगे बोलो मेथड 1 के लिए, -12 mod 5 सॉल्व करना आता है हम लोग को, करो। -12 mod 5 के लिए मैंने ये समझाया था कि इसको माइनस इग्नोर करके सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2 mod 5 पहले, फिर माइनस आके चिपक जाएगा, तो -2 mod 5 नेगेटिव हो नहीं सकता आपका आंसर, 5 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 3 mod 5, तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे 3। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू मिनिमम आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट 3 प्लस माइनस 5, नेक्स्ट 3 प्लस माइनस 10 डॉट डॉट डॉट। अब x का एक और लिस्ट अगर मैं प्रिपेयर करूं तो 3 एकदम बीचों बीच, आगे की तरफ 8 13 एंड सो ऑन, और पीछे की तरफ मेरे ख्याल में -2 -7 एंड सो ऑन। चलेगा, डन। मेथड 2 बताओ क्या होगा। मेथड 2 में इन दोनों नंबर का डिफरेंस चाहिए मेरे को, x माइनस ऑफ -12 अपॉन 5 should be equals to some number k. So x plus 12 upon 5 is equals to k. This implies x plus 12 is equals to 5k, and this implies x is equals to 5k minus 12 comma k belongs to integer. चलेगा, कॉपी करना हो गया सबका। देखो नेक्स्ट, इसको खुद से ट्राई कर लो एक बार फिर बात करते हैं। आओ तो देखें एक बार, मेथड 1 से आंसर क्या रहेगा आपका, मिनिमम आंसर 4, फिर 4 प्लस माइनस 7 4 प्लस माइनस 14 डॉट डॉट डॉट। सो एक और बार लिस्ट लिखूं अगर तो 4 इधर 11 18 डॉट डॉट डॉट, और पीछे की तरफ -3 -10 डॉट डॉट डॉट। और मेथड 2 से जाओगे तो आपको मिलना चाहिए था 39 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 7 करने पे कुछ इंटीजर आता, यहां से 39 माइनस एक्स इक्वल्स टू 7k, 7k को यहां ले आओ, x को वहां ले जाओ, तो 39 माइनस 7k इज इक्वल्स टू x। सो x इक्वल्स टू 39 माइनस 7k कॉमा k बिलोंग्स टू इंटीजर। डन मेरे ख्याल में। नेक्स्ट लिखो, एक हेडिंग जैसा लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। अभी तक के सवालों में कौन गायब होता था, डिविडेंड, अब कौन गायब होगा, डिवाइसिव। लिखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मिसिंग डिवाइजर, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मिसिंग डिवाइजर। ठीक है, इसको देखो एक बार और इसको आप स्टार मार्क कर लो, मतलब ये आइडिया बहुत अनोखा आइडिया है, अच्छे से सोचना होगा, अप्रोच चेंज हो जाएगा। करें, स्टार्ट करें। कौन गायब है पहले फिर से कॉन्फिडेंटली बताओ, डिवाइजर गायब है हमारा, और एक तरफ 10 दिया हुआ, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ 6। अब इसमें क्या है कि वो जो डिफरेंस है वो डिवाइजर से डिवाइड होना चाहिए, इस वाले बात को लेकर हम आगे बढ़े। ठीक है, मैं पूरा सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से धीरे धीरे आराम से देखना है इसको।
ठीक है, मैं कहूंगा कि यार ये यदि सच्ची में होना है 10 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड m होने का साफ साफ मतलब है कि 10 माइनस 6 इज डिविजिबल बाय क्या m, दैट इज 10 माइनस 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। कुछ लिखना मत, सुनते जाना अभी, ये तो फिर समझ में नहीं आएगा। दैट इज 4 इज डिविजिबल बाय m। अब मैं एक कॉमन सेंस का बात करूंगा, ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना ताकि ये सेंस आप में भी डेवलप हो जाए। अगर 4 m से डिविजिबल होगा, अगर 4 क्या होगा तो m को क्या होना पड़ेगा, मैं एक लाइन में बोलूं, m को 4 का फैक्टर होना पड़ेगा। देखो ये कॉमन सेंस डेवलप होता है कि नहीं होता। अगर 4 को m से डिविजिबल होना है तो इट इज ऑब्वियस कि m का वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ 4। अदर देन दैट अगर 4 का फैक्टर नहीं लेते हो तो कभी भी ये 4 को डिवाइड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब 4 के सारे फैक्टर्स का लिस्ट बताओ। 1 फिर 2 फिर 4। 1 को हम इग्नोर मार देंगे, क्यों इग्नोर मार देंगे, 1 के साथ में एक इशू है कि अगर यहां 1 बिठा दिया ना तो यहां किसी को भी बिठा दो, खुद भी आके बैठ तो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा सर। सोच के देखो, अगर 1 हो गया ना यहाँ पे तो 10 मॉड 1 जीरो रिमाइंडर, क्योंकि 1 से तो हर कोई डिविजिबल होता है। 6 मॉड 1 जीरो रिमाइंडर, और 10 भगा के यहाँ 100 कर दो, 6 भगा के यहाँ 600 कर दो, 6 लाख कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर तो ये स्टेटमेंट का कोई मतलब, समझ रहे हो, मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए 1 को हम m के जगह पर इग्नोर मारें, और 1 के अलावा और क्या क्या मिल रहा है मेरे को, 2 एंड 4, तो मेरा आंसर क्या क्या हो जाएगा 2 एंड 4। देखो आया समझ के नहीं आया, क्लियर है, लिखो 10 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड्यूलो m, therefore 10 minus 6 is divisible by m, 10 minus 6 is divisible by m, that is 4 is divisible by m। नीचे एक लाइन लिखो, therefore m will be factor of 4, m will be factor of 4। नीचे लिखो therefore m is equals to 1 को इग्नोर मारना है, क्या आएगा बताओ 2,4। ठीक है, एक बार ठंडे दिमाग से अच्छे से इसको सोचो पहले कि समझ आया कि नहीं, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग इसको ट्राई करो तो 48 कॉन्ग्रुएंट 12 मॉड्यूलो m, फाइंड m। ट्राई कर लो पहले फिर बात करते हैं। देखो एक बार डिस्कस करा देता हूं, अप्रोच तो वही रहेगा कि 48 माइनस 12 उसको m से क्या होना पड़ेगा डिविजिबल, 48 माइनस 12 उसको m से क्या होना पड़ेगा, ये समझ में आता है। 48 माइनस 12 का वैल्यू 36, तो बेसिकली 36 इज डिविजिबल बाय क्या होना पड़ेगा m, या फिर कह सकते हो कि m इज अ फैक्टर ऑफ 36। अब 1 को छोड़ के जो जो फैक्टर हो सकता है लिखो, क्या हो जाएगा 2 3 सॉरी 4 6 9 12 18 36, गिनो कितना है 8 आगे चलेगा। और टोटल फैक्टर कितना आने वाला था, 1 को हमने इग्नोर किया तो टोटल कितना आने वाला था 9। अब ना आपको एक शॉर्टकट टेक्निक में सिखाने वाला हूं, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, अगर सपोज करो कि ये जो डिफरेंस वाला नंबर है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर निकल जाए, ये मान लो कि इस टाइप का कुछ अजीबोगरीब निकले जिसका फैक्टर्स बहुत सारा हो, जैसे 8 फैक्टर भी कोई कम फैक्टर नहीं होता, ऐसा भी नंबर आ सकता है जिसका बहुत सारा फैक्टर। तो एक क्वेश्चन अभी तक कभी आया नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछना पॉसिबल है कि m का ना वैल्यूज मत बताओ, बस ये बताओ कि m कितना वैल्यू अटेन कर सकता है इस सिचुएशन।
instead of asking the exact values of m, they might ask you कि how many values can m have. Don't tell me the values, just tell me कि how many values can it have. कितना आंसर हो सकता है ये बता दो, आंसर क्या होगा ये मत बताओ. अब उसके लिए एक अलग शॉर्टकट टेक्निक एग्जिस्ट करता है, वो टेक्निक अभी मैं शेयर करूंगा, ध्यान से सुनना और भविष्य के लिए इसको याद रखने का ट्राई कर. देखना यहां पे वो डिफरेंस क्या था आपका 36, राइट. तो 36 था, पहले आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या करना है बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है तो ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर चलेगा मेरे ख्याल में. मुझे बस ये बात जानने में इंटरेस्ट है कि 36 का ओवरऑल फैक्टर्स कितना हो सकता है, फैक्टर्स क्या क्या होगा ये पता करने के लिए यही वाला टेक्निक. इसके लिए शॉर्टकट नहीं, लेकिन कितना फैक्टर होगा ये पता करने के लिए शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या बोलता है, ध्यान से सुन. शॉर्टकट बोलता है कि जिस नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स आप ढूंढना चाहते हैं उसको अपने आप में ढंग से कर लीजिए प्राइम फैक्टराइज. करने के बाद में जो जो प्राइम फैक्टर का जैसा जैसा पावर आया है उसको नोटिस कीजिए अच्छे से. 2 का पावर क्या है 2, तो जो पावर आया है ना आपके उसमें 1 ऐड करना. 2 का पावर 2 आया है, 2 प्लस 1 करना. 3 का पावर कितना है उसमें भी प्लस 1 कर. ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर. ये कैसे आ रहा है, इसमें थोड़ा हाई लेवल परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, तो मैं उसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊं, बस ये वर्क करता है वो मैं आपको फील कराता. तो आपको क्या कि आज के बाद में ये टेक्निक याद रखें. ठीक है, फिर बताता हूं, ध्यान से सुन. पहले जो आपका ये डिफरेंस वाला नंबर आया ना उसको आप अच्छे से प्राइम फैक्टराइज कर. फिर जो प्राइम फैक्टर्स आया हुआ है आपके उनके पावर्स को नोटिस कर. चलेगा, पावर्स को नोटिस कर लिया. यहाँ पे पावर कितना है 2 और यहाँ पर पावर कितना है 2. हर एक पावर को नीचे लिखना है एंड यू हैव टू ऐड 1 इन ईच ऑफ देम. जैसे इसका पावर कितना आया था 2, उसमें प्लस 1. इसमें पावर कितना आया था 2, उसमें प्लस 1. और ये सारे पावर में प्लस 1 करने के बाद में उनको मल्टीप्लाई कर. तो 2 प्लस 1 का आंसर कितना है, यहां से भी कितना है, और 3 3 से कितना होता है. और आप देखो कि इसका 9 ही फैक्टर आ रहा था क्या. हाँ 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 भाई हाँ, इसमें 1 भी आ रहा था ना, 1 को हमने छोड़ दिया वो अलग बात. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ये शॉर्टकट. ठीक है, जैसे सपोज करो एक और थोड़ा फील करवाता हूं आप लोग को. 12 के फैक्टर्स बताओ तो मेरे को प्रैक्टिकली क्या हो. 1 2 3 4 6 और 12, गिन लो कितना 6 है. तो अब देखो 6, अगर मेरे को क्वालिटी जानने में इंटरेस्ट नहीं है बस क्वांटिटी जानने में इंटरेस्ट है ना तो शॉर्टकट है मेरे पास. 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ. 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसमें 2 का पावर कितना है प्लस 1. 3 का पावर कितना है प्लस 1. प्रोडक्ट कितना आ रहा है उतना है. एंड ये हमेशा वर्क करेगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है. प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसका, बट ठीक है वो सब एक्सप्लेनेशन हम लोग को नहीं चाहिए, बस रिजल्ट चाहिए हम. तो कभी कभार आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है. देखो एम नहीं पूछेगा आपसे, आपसे बोलेगा कि बताओ एम कितना वैल्यू ले सकता है बस. ठीक है, एंड दिस मे कम अप एज एमसीक्यू. चलेगा, लिखो हियर, एक ही लाइन में डायरेक्टली लिखाता हूं. हियर एम इज इक्वल्स टू, एम इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, फैक्टर्स ऑफ 147 माइनस 3. फैक्टर्स ऑफ 147 माइनस 3 चलेगा ना. कितना होता है वो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 12 का स्क्वायर है ना ये, 12 मतलब 2 का स्क्वायर और फिर से 2, तो 2 टू द पावर 4. और ये 16 इंटू 9 सोच लो आप 144 को, तो 16 इंटू 9 के बदले 3 स्क्वायर. चलेगा, क्लियर. अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा 4, जो पावर है आपका प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ रहा 15. ये लेकिन 15 आ रहा है तो 15 आपका आंसर नहीं, क्योंकि इसमें 1 भी काउंटेड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14. क्लियर है, नीचे लिखो देयरफॉर m can have 14 वैल्यूज. चलेगा, क्लियर. इसको ट्राई करो तो आसानी है, वैसे मैंने बता ही दिया था 6 आंसर होगा इसका. अच्छा 6 भी नहीं हुआ 5.
लिखो m इज इक्वल्स टू क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 11 माइनस 1 दैट इज 12। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, और आपका आंसर फिर हो जाएगा 5, क्योंकि 1 आप नहीं ले सकते m की जगह। चलेगा, बढ़ो आगे। डन, इसको ट्राई करो। देखो, करें बकवास और खत्म करें। 58 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 54। प्राइम फैक्टराइजेशन 54 ना 27, 3 क्यूब इंटू 2 शायद क्या, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 आंसर, लेकिन इससे एक कम हो जाएगा। अच्छा, गलत बोल रहा हूँ क्या, बोलो तो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन इंटू, अच्छा क्यूब होगा सर, 2 टू द पावर 1, तो 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 इंटू 2 तो 8, और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 7। ठीक है, एक और है ऐसा, देखो बताओ तो एक बार डिफरेंस कितना है, कितना 153 शायद, नहीं, अच्छा 153 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो ये 17 के टेबल में आता है शायद, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 का स्क्वायर इंटू 17, चलेगा ना। अब यहां से 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 6, और एक कम कर दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 5, चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लास्ट टॉपिक। हाँ, लिखो अगला हेडिंग लिखो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन a पावर x मॉड्यूलो n, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन a पावर x मॉड्यूलो n, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा परेशानी होता है सोचने स्टूडेंट लोग को, ठीक है ना। मैं पूरा ट्राई करूंगा अपने एंड से, जो बेस्ट अप्रोच है वो समझाने का, आप एकदम ध्यान से पेन वेन छोड़ के सुनते रहिएगा बस कि सर क्या बोलना चाह रहे, ठीक है। समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। और आज दिन तक इस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, सारा क्वेश्चन मैंने इसी में ले लिया है। मतलब ये हो गया, आप समझो कि बोर्ड का पीवाईक्यू पूरा खत्म इस टॉपिक। क्लियर मेरे ख्याल में, तो ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चंस देखो कैसा आता है। पहले क्वेश्चंस का दिखा देता हूँ कि चेहरा कैसा होता है, फिर डिस्कशन करूँ। हो सकता है कि इसका वैल्यू पूछ ले आपसे, आगे हो सकता है कि इसका वैल्यू पूछे, इसमें भी वैल्यू ही पूछ रहा है, वैल्यू 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 वैल्यू। कभी कभी ये भी पूछता है मॉड 10, लास्ट डिजिट के लिए क्या करते थे हम लोग, मॉड 10। कभी कभी लास्ट डिजिट तो फिर से मॉड 10, लास्ट 2 डिजिट मॉड 100, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सोचना कैसा है उस पर मैं बोलूंगा अभी कुछ, ध्यान से सुनना। आपको जो भी यहाँ पर डिविडेंड के जगह पे बेस का नंबर और पावर दिखेगा ना, उसके बेस वाले नंबर पे फोकस कर। बेस वाले नंबर में क्या है बताओ, बेस वाले नंबर में क्या है बताओ, क्लियर मेरे ख्याल में। 6 का पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 तक तो इजीली इमेजिन कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि 6 के पावर 1 का आंसर क्या है, क्या है आंसर बताओ। और 5 का टेबल कहां से स्टार्ट होता है, 5 10 एंड सो ऑन। अभी 6 पावर 1 का आंसर 5 के टेबल में आने वाले किसी नंबर के या तो एक यूनिट आगे फॉल करना चाहिए या एक यूनिट पीछे फॉल करना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो यू कैन स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो 6 में तो डायरेक्टली ऐसा सोल्यूशन मतलब सिचुएशन मिल जाएगा हमें। आप समझे मैंने क्या बोला, 6 का पावर आपको क्या देखना है 1, फिर देखना है 6 का पावर 2, फिर देखना है 6 का पावर 3, और सर्च करते रहना। क्या सर्च करना है कि 6 के किसी पावर का आंसर 5 के टेबल के किसी आंसर के एक यूनिट या तो आगे फॉल कर जाए और या फिर एक यूनिट पीछे फॉल कर जाए। 6 पावर 1 का आंसर कितना, मैं धीरे धीरे इसको समझाऊंगा, आप लोग भी पूरा फुल प्रयास करो। नहीं आएगा तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना, बस सोचो पहले अच्छे से, ठीक है ना।
6 पावर 1 का आंसर बताओ, और 5 वन सा, तो यहां तो डायरेक्टली ही बात बन गया। 6 पावर 1 का आंसर 5 के टेबल में 5 आता है, उसके जस्ट बिल्कुल बगल में मिल गया मेरे। चलेगा। सोल्यूशन कैसे करना है मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं, अगले वाले पे डिस्कशन करते हैं। 3 पावर 16 मॉड 4 है यहाँ पे, तो 4 का टेबल देखना है एक तरफ, और एक तरफ 3 का अलग अलग पावर देखना। ठीक है, 3 पावर 1 का आंसर और 4 के टेबल में पहला आंसर। मुझे लगता है कि यहीं पे बात बन गया मेरा। उसमें लेकिन क्या था कि बात में 6 जो है वो 5 के टेबल वाले नंबर से आगे आ रहा था, और इसमें 4 के टेबल वाला नंबर से पीछे आ रहा है। पीछे आएगा तो भी मेरा काम चलेगा, आगे आएगा तो भी मेरा काम चलेगा, इशू नहीं है कुछ। नेक्स्ट देखते हैं 5 और 7। 5 पावर 1 5, और 7 के टेबल में सबसे पहले 7। गैप कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। मैं कोशिश करूंगा कि आगे जाके ये गैप छोटा हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे जाके ये गैप छोटा हो। अगर मान लो कि आगे जाते जाऊंगा और गैप बड़ा ही होते जाएगा, ये छोटा कभी नहीं होगा, तो मैं फिर से घूम के आके 2 यूनिट पे भी काम कर लूंगा। लेकिन ट्रायल मेरा ये होना चाहिए कि 2 यूनिट से बेटर अगर कोई सिचुएशन मेरे को मिले तो मैं उसको पहले सर्च करूं। तो 5 पावर 1 से तो काम बनता हुआ नहीं दिखा। 5 स्क्वायर बताओ, और 25 के आसपास 7 के टेबल का नंबर बताओ। 21 वो उससे 4 यूनिट पीछे, और नेक्स्ट अगर लेते हो 28 तो वो उससे 3 यूनिट आगे, तो भी गैप बड़ा है थोड़ा सा। 5 पावर 3 सोचो, 125, और 125 के आसपास 7 का टेबल सोचो, तो यू विल फाइंड कि 126 आता है 7 से मल्टीप्लाई करने में। 7 18 सा सोचो, 125 नहीं 126 आएगा शायद। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इस क्वेश्चन में हम किससे काम करेंगे? हम 5 पावर 3 से काम करेंगे, क्योंकि 5 पावर 3 का आंसर 7 के टेबल में आने वाले नंबर के बिल्कुल बगल में मिला है मेरे। इससे क्या फायदा होता है ना, ये आपको जब मैं करूंगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल लेकिन ये वाला लाइन पकड़ने का ट्राई करो, मैंने जो सिखा रहा हूं। क्लियर? ये समझ में आया? फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा। 5 पावर 1 और 7 के टेबल के नंबर के बीच में मिनिमम गैप कितना मिल रहा था मेरे को? 2 यूनिट। अच्छा नहीं लगा मुझे। 5 पावर 2 के साथ में 3 यूनिट या फिर 4 यूनिट, वो भी अच्छा नहीं लगा। 5 पावर 3 के साथ 1 यूनिट एग्जैक्ट, तो वो मेरे को ठीक लग रहा है। चलो आगे, नेक्स्ट इसको सोचो। 3 और 7, 3 पावर 1 कितना हो? 3, और 7 के टेबल का पहला आंसर। गैप का वैल्यू बताओ, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। नेक्स्ट 3 स्क्वायर 9, 7 के टेबल में 7 से कंपेयर करोगे तो 2 यूनिट, 14 से कंपेयर करो तो बहुत ही आगे पीछे। और सोचो 27, और 7 के टेबल में 28, ये दिख रहा है आपको एकदम पास पास। तो यहां पे 3 क्यूब से काम करेंगे, जितना हो सके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, उससे वर्किंग उतना हमारा इजी हो जाए। चलो आगे, नेक्स्ट इसका बताओ। ये तो 6 पावर 1 ही हो जाएगा। ये वाला 2 स्क्वायर से हो जाएगा। 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना? 4। 5 के टेबल का पहला आदमी 5, गैप कितने का है? 1 यूनिट का, तो 2 स्क्वायर से काम चल जाएगा इसका। नेक्स्ट 3 क्यूब 27, और 13 के टेबल में 26, मिल गया पास पास। ठीक है, इस पे आ जाएंगे थोड़ा रुक के। जितना तक समझ में आ गया ना आपको? अब एक बार लिखना मत, हाँ मुझे करने दो एक दो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। इसमें क्या डिसाइड हुआ था, किससे काम करना है? 6 पावर 1 से। अभी वर्किंग स्टाइल आप देखना, और क्यों ये गैप कम होना बहुत जरूरी है वो चीज भी अभी आपको एक्सप्लेन हो जाए, बस अच्छे से देखते रहिए। मैं इसको लिखना ऐसे स्टार्ट करूंगा कि 6 टू द पावर 1, और इसका आंसर कितना होता है। तो यहां देखो कि यहां मैंने पावर के फॉर्मेट में लिखा है, और यहां मैंने वैल्यू के फॉर्मेट में लिखा है, लेकिन नंबर तो दोनों सेम ही है ना, तो ये तो हर हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे से। और साइड में क्या मेंशन कर दूंगा बताओ? मॉडिफाई। कोई इश्यू? चलेगा। पावर वाले फॉर्मेट को आप एज इट इज छोड़ दो, छेड़ो मत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 6 पावर 1। इस वाले फॉर्मेट का सिंप्लीफाइड आंसर आप सोच लो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 1 मॉडिफाइड। ये आया समझ आप? फिर आपके पास में एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता था कि कॉन्ग्रुएंट वाले सिचुएशन में दोनों तरफ अगर आप चाहें तो अपने मर्जी का पावर रेज कर सकते हैं। मुझे कहां पहुंचना है? 6 पावर 10 पे, तो मैं ना जानबूझ के 10 पावर दोनों साइड रेज कर दूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बताओ? 6 पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 10
मॉड 5। अब आपको समझ में आएगा कि ये नंबर छोटा होना क्यों जरूरी है। यदि ये बड़ा होगा तो फिर फायदा क्या होगा। इसका एक देहाती तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि बैठ के कोई काम नहीं है आपके पास में, आप 6 पावर 10 कैलकुलेट कर लो, फिर कर लेना 5 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा आपका। और यदि ये गैप बड़ा रह गया आप, ठीक है ना, तो फिर से आप देहाती तरीके पे चले गए। मान लो कि ये 3 होता तो 3 पावर 10 कैसे कैलकुलेट करते आप। आया लॉजिक समझ। इसीलिए गैप का छोटा होना बहुत जरूरी है। 1 हो बेस्ट सिचुएशन, -1 हो वो भी चल जाएगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 या -1 हो ही नहीं पा रहा है, तब फिर ठीक है, उपाय नहीं है, हम लंबा करेंगे। लेकिन हमेशा आपको गैप एकदम मिनिमम रखने का कोशिश करना चाहिए। यहां तक सब ओके है। अब 6 पावर 10 को सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 पावर 10 तो बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है 1। तो इस स्टेटमेंट को रीराइट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। 6 पावर 10 कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड 5। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा ये वाला, क्लियर है। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब था कि यहां वाला नंबर मॉड 5 पे और यहां वाला नंबर मॉड 5 पे सेम आंसर देता है। यही तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है। अभी इसका इसके साथ में रिमाइंडर तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका इसके साथ रिमाइंडर क्या हो, 1 साक्षात खुद। और इसका जो आंसर, इसके भी रिमाइंडर का आंसर सेम ही होना चाहिए। देयरफॉर बाय दैट लॉजिक आई कैन से कि 6 पावर 10 mod 5 will be equals to no one else but, देखो आया समझ के नहीं आया समझ, यहां तक ओके है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या था, दोनों सेम रिमाइंडर देगा। इसका इससे डिवाइड होने पे और इसका इससे डिवाइड होने पे रिमाइंडर सेम आना चाहिए। ये कैलकुलेट करना हमको नहीं आता है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसका तो रिमाइंडर हमको पता है ना। और जब दोनों का रिमाइंडर सेम होना चाहिए तो इसका भी रिमाइंडर वही होगा। उस लॉजिक से दिस इज इक्वल्स टू 1। देखो क्लियर कि नॉट क्लियर, क्लियर। एक बार लिखो मत, मुझे 2-3 क्वेश्चन करने दो, आइडिया को अच्छे से दिमाग में बिठाओ, और अगर समझ में आ गया तो मुझे वोकली गाइड करो जितना ज्यादा कर सको, ठीक है। इसमें क्या डिसाइड हुआ था, कहां से काम करना था, चलो यहां देखो, बताओ क्या डिसाइड हुआ था। 3 पावर 1 से डिसाइड हुआ था। ध्यान से नोटिस करिएगा इसको, ये हो गया इसका पावर वाला फॉर्मेट, और वैल्यू वाला फॉर्मेट क्या होगा, 3 mod 4 चलेगा। अब क्या कि देखो किसी का मन कर सकता है कि सर हम तो यहीं से पावर रेज कर लेंगे, कर लो, तो फिर तो वही होगा ना, 3 पावर 16 इधर भी 3 पावर 16 उधर भी, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। आप आया बात समझ। अब एक चीज था देखो, -3 mod 5, अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे ऐसे रैंडमली पूछ ले तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करके बताते थे उसको, कि 5 हम जोड़ देते थे इसमें और क्या हो जाता था 2 mod 5, फिर हम कहते थे कि अच्छा 2 एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा भी है, पॉजिटिव भी है, तो चलो उसी को रिमाइंडर मान लो, यही होता था ना। तो आज तक क्या है कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव करते आए हैं, लेकिन आज अपने स्वार्थ को साधने के लिए, अपने खुद के मोटिव को पूरा करने के लिए हम इसको पॉजिटिव से नेगेटिव भी तो कर सकते हैं। जैसे हम 4 ऐड करते थे वैसे हम जबरदस्ती का 4 क्या कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्ट करके हमको फायदा क्या होगा, जैसे ही इस पोजीशन पे 1 या -1 आया, पावर रेजिंग विल बी वेरी सिंपल फॉर मी, और वहां से मस्त आंसर आ जाएगा मेरा। नहीं आया समझो, चलेगा। बताओ क्या करूं अगले स्टेप में, 3 पावर 1 कॉन्ग्रुएंट विथ -1, सब लोग ट्राई करना, mod 4। अब आपको आंसर में क्या चाहिए, 3 पावर 16। ये पाने के लिए कौन सा पावर रेज करोगे दोनों तरफ, क्या मिलेगा सोचो, 3 पावर 16 कॉन्ग्रुएंट विथ -1 टू द पावर 16 mod 4। पढ़ ले पढ़ा, फिर सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, 3 पावर 16 कॉन्ग्रुएंट विथ 1 mod 4। इसको भी देखो मैं फिर एक बार समझाता हूं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि इसका इसके साथ रिमाइंडर और इसका इसके साथ रिमाइंडर सेम होना चाहिए। इसका इसके साथ का तो पता नहीं क्योंकि वैल्यू नहीं जानते हैं इसका, लेकिन 1 का mod 4 के साथ तो 1 ही रिमाइंडर आएगा ना, और सिंस दोनों का रिमाइंडर सेम आना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1। इसीलिए यहां से मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर 3 पावर 16 mod कितना 4 इज इक्वल टू कितना, बोलो आया कि नहीं आया सोचो, चलेगा। क्या डिसाइड हुआ था इसमें, ठीक है, क्या डिसाइड हुआ था इसमें, 5 क्यूब। देखना ध्यान से देखना, बहुत इजी है। 5 क्यूब कॉन्ग्रुएंट विथ वैल्यू वाला फॉर्मेट क्या होगा इसका, 125 mod 7। परेशान एकदम मत होना, आराम आराम से देखो, 125 mod 7 बताओ क्या हो जाएगा,
माइनस पहले नहीं आएगा, पहले आएगा 6 मॉड 7। ये कैसे हुआ ना, वो भी मैं समझा देता हूँ, परेशान एकदम मत हो आप। 125 यहाँ 7, आप क्या कर सकते हो इसमें, तो 1 लगा सकते हो, तो 7 आ जाएगा। 5 5 उतरेगा, कितना लगाओगे बोलो, 7, तो कितना आ जाएगा बताओ, 49। रिमाइंडर कितना है, 6। तो एक बार का तो ये बोलोगे, लेकिन आप अपना देखो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको पावर 61 तक पहुंचना है। यहां से पावर रेजिंग करोगे तो आसान होगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको यदि कैसे भी करके छोटा बना सको तब फायदा होगा। और ये 7 से कितना पीछे, एक ही यूनिट तो पीछे है। तो यहाँ पे 6 के जगह पर अगर मैं एक बारी 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, -1। वहां से डीलिंग इजी हो जाएगा मेरे लिए। नहीं आया समझ, रिपीट करूं क्या हो जाएगा, क्या करें बताओ, इसको तो छेड़ो मत। कॉन्ग्रुएंट विथ -1 मॉड 7, माइनस से मल्टीप्लाई किए या 7 सब्ट्रैक्ट किए, 7 सब्ट्रैक्ट किए। अब क्या करना चाहिए, 61 पे पहुंचना है आप। कभी कभार हो सकता है कि डायरेक्टली एक झटके में नहीं पहुंच पाओ, तो आपको पार्ट बाय पार्ट में काम करना होगा। क्या करोगे बोलो, मेरे ख्याल में 20 पावर रेज कर दो दोनों तरफ। तो 20 पावर रेज करने से कहां पहुंच जाओगे आप, 60 पे पहुंच जाओगे। तो 20 पावर रेज करने से यहां मिलेगा आपको 5 पावर 16 कॉन्ग्रुएंट विथ -1 टू द पावर 20 मॉड 7। समझ आया यहां तक। इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि इवन पावर रेज किया है आपने। तो क्या दिखेगा आपको यहां से बताओ, 5 टू द पावर 60 कॉन्ग्रुएंट विथ व्हाट, 1 मॉड कितना, क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर मेरे ख्याल में। लेकिन अभी भी पहुंचे तो नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए टेक्निक क्या हो सकता है, हमको दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन भी अलाउड है, तब मैं दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर लूं, उससे ये क्या बन जाएगा 5 पावर 61, और वो क्या बन जाएगा 5, और शायद आंसर आ जाएगा फिर मेरा। तो 5 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 5 पावर 61 कॉन्ग्रुएंट विथ 5 मॉड्यूलो 7। अच्छा ये एकदम बढ़िया, 5 पॉजिटिव भी है, 7 से छोटा भी है, तो इसी को आंसर मान सकते हैं। और इस सिचुएशन में कॉन्ग्रुएंट लिखने का मतलब इसका आंसर और इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेम। देयरफॉर आई कैन से कि 5 टू द पावर 61 मॉड 7 का आंसर इज इक्वल्स टू 5। देखो क्लियर है क्या, बोलो क्या डिसाइड हुआ था, 3 क्यूब शायद। तो 3 का क्यूब कॉन्ग्रुएंट विथ 27 होगा ना वैल्यू, 27 मॉड 7। गाइड करो सब लोग, बोलो जोर जोर से। 3 क्यूब डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर आएगा मॉड 7। फिर छोटा करने के लिए 3 का क्यूब -1 मॉड 7। ओके है शायद। फिर 15 पे पहुंचना है, शायद डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। दोनों तरफ 5 पावर रेज कर दो आप, क्या आ जाएगा बताओ, 3 पावर 15 कॉन्ग्रुएंट विथ -1 टू द पावर 5 मॉड्यूलो 7। चलेगा। इसके आगे सोचो क्या, 3 पावर 15 कॉन्ग्रुएंट विथ, ये तो -1 ही रह जाएगा, तो -1 मॉड 7। चलेगा शायद। नेगेटिव आंसर तो नहीं मान सकते हो, पॉजिटिव करने के लिए 7 ऐड कर दो, क्या होगा बोलो, 3 पावर 15 कॉन्ग्रुएंट विथ 6 मॉड 7। आपका आंसर 6। सो 3 पावर 15 मॉड 7 इज इक्वल्स टू 6। क्या डिसाइड किया था, 1 से ही हो जाएगा शायद। तो 6 पावर 1 इक्वल विथ 6 मॉड 7। आगे बढ़ने से पहले -1 बना देते हैं इसको, क्या हो जाएगा बोलो, 6 पावर 1 कॉन्ग्रुएंट विथ -1 मॉड 7। चलेगा। 12 बनाने के लिए क्या रेज करना होगा, 12 भी रेज कर दो, क्या हो जाएगा बोलो, 6 पावर 12 कॉन्ग्रुएंट विथ, लिख ही देता हूं सीधा, 1 मॉड 7। माइनस कहां गया, पावर 12 रेज किया तो गायब हो गया। आपका आंसर 6 पावर 12 मॉड 7 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट विथ 4 मॉड, बोलते चलो 5। फिर 2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट विथ -1 मॉड 5। आगे बताओ कहां जाना है, 102 डायरेक्टली जा सकते हैं, 51 पावर रेज कर दो, क्या होगा बताओ, 2 पावर
102 कॉन्ग्रुएंट विथ -1 टू द पावर 51 मॉड 5। क्लियर शायद? फिर 2 टू द पावर 102 कॉन्ग्रुएंट विथ -1 मॉड 5। नेगेटिव आंसर मान सकते हो? क्या करोगे? 5 जोड़ दो एक बार, तो 2 टू द पावर 102 कॉन्ग्रुएंट विथ 4 मॉड 5। फाइनल आंसर 2 टू द पावर 102 मॉड 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, बोलो 3 क्यूब, बोलो 3 क्यूब कॉन्ग्रुएंट विथ 27 मॉड 13। आगे बताओ 3 क्यूब 1 मॉड 13। ये तो खुद ही बढ़िया से सेट हो गया। कहां जाना है? 200 पहुंच पाओगे? शायद नहीं। क्या करोगे फिर? 66 रेज करो, क्या होगा? 3 टू द पावर आई थिंक 198 कॉन्ग्रुएंट विथ 1 टू द पावर 66। फर्क तो पड़ता नहीं है वैसे, मॉड 13। तो ऑल टुगेदर 3 टू द पावर 198 कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड 13। पहुंच गए अपने जगह पे कि नहीं? 200 बनाने के लिए और कितना चाहिए होगा? 3 स्क्वायर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? 3 स्क्वायर। इधर भी इंटू करो, उधर भी इंटू करो, क्या मिलेगा बताओ? सो आई थिंक 3 टू द पावर, ये तो 200 कॉन्ग्रुएंट विथ 3 स्क्वायर का मतलब 9 मॉड 13। क्या आंसर हो जाएगा? सो 3 टू द पावर 200 मॉड 13 इज इक्वल्स टू 9। चलेगा? लास्ट डिजिट देखो, आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखो, लास्ट डिजिट ऑफ दिस, तो क्या करोगे? मॉड 10 करना है। मतलब मैं यही सोच लेता हूँ कि 2 पावर 12 मॉड 10 पे बात करना है मेरे को आप लोगों से। ठीक है, कैसे स्टार्ट करूं? 6 तो नहीं, सोच लो एक बार। 2 पावर 1 तो 2 आ गया, तो बहुत ही दूर है। 2 स्क्वायर 4, बहुत अच्छा नहीं लग रहा अभी भी। और बोलो 40, क्या चीज? ए, मैं फिर क्लियर कर दूं, ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली 2 पावर 12 फाइंड करने का नहीं होता। ठीक है, वो अगर आप कर रहे हैं तो मतलब आप बहुत ज्यादा ही खाली हैं और भोले भी। देखो, करना तो मेरे को ये है यार, ठीक है। और एलिगेंसी का बात ये है कि ऑब्वियसली ये सब कैलकुलेशन बहुत टफ होगा अगर मैनुअल बेयर हैंड से आपको करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये सब टेक्निक सीखना है। अब आपको फाइनली ये चाहिए, सोचो कि कैसे कर सकते। बात करते हैं एक बार। 2 पावर 1 2, 10 के मल्टीपल से तो बहुत दूर। फिर 2 पावर 2, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। 2 पावर 3 8, 8 को एक बार पकड़ के रखना, थोड़ा है पास ही, ठीक है। फिर 2 पावर 4, ये तो और ही बेकार है। फिर 32 भी 2 यूनिट के गैप पे ही है वैसे, और 64 तो एकदम बेकार है। फिर 128 वही फालतू ही है, मतलब 2 पे ही है। और 256, तो एक काम करते हैं फिर कि 2 यूनिट वाला किसी को पकड़ लेते हैं। 8 को क्या, 8 से लेकिन फिर ये बनाना मुश्किल हो। 2 पावर, नहीं वैसे तो देखो कोई भी चीज को लेके कर सकते हैं, इशू नहीं है। मैं करता हूं, अब देखो मेरे ख्याल में 5 से कर, ठीक है। तो 2 पावर 5 कितना होगा बताओ? 32 मॉड 10, ध्यान से देखते रहना एक बार। फिर 2 पावर 5 कॉन्ग्रुएंट कितना हो जाएगा? 2 मॉड 10। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? इसको कहां पहुंचाना है? 12। तो 12 पे डायरेक्टली पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो डायरेक्टली? मेरे ख्याल में 10 तक जा सकते हो, पावर 2 अरेज कर देते हो तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 टू द पावर 10 कॉन्ग्रुएंट, मतलब चलो 4 नहीं करता हूं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 2 स्क्वायर मॉड 10 चलेगा? अब बताओ 2 पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड 10 चलेगा यहां तक? अब आप सोचो कि 2 पावर 10 को 12 बनाने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो? 4 मत बोलो, 2 स्क्वायर बोलो। तो 2 स्क्वायर 2 पावर 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा आंसर आपको। तो दिस एम्प्लाइज 2 टू द पावर 12 यहाँ पे
कॉन्ग्रुएंट विथ 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर मॉड 10। ये सॉल्व करने पे हो जाएगा इस तरफ 16 मॉड 10 और इस तरफ सेम ही रहेगा 2 पावर 12। एक लाइन और 2 पावर 12 कॉन्ग्रुएंट विथ 6 मॉड 10। 16 को तो आंसर नहीं मान सकते थे, 6 को मान सकते हैं, तो देयरफॉर 2 पावर 12 मॉड 10 इज इक्वल्स टू 6। इसमें वैसे आपका फाइनल लाइन क्या रहेगा कि देयरफॉर द लास्ट डिजिट ऑफ 2 पावर 12 विल बी 6। ठीक है, कर सकते हो कोई इशू नहीं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एकमात्र सोल्यूशन है, और भी मल्टीपल ऑप्शन है, बस एलिगेंसी मेंटेन करके रखना। 2 पावर 12 डायरेक्टली कैलकुलेट मत करना, बाकी सब चलेगा। ठीक है, इसको देखो लास्ट डिजिट, तो मॉड क्या करना है, मॉड तो 10 ही करना है शायद। अब करो, सजेस्ट करो 17 का स्क्वायर बताओ। 34 यदि बता रहे तो कसम से मतलब मुझे गुवाहाटी छोड़ के भाग जाना चाहिए। समझ रहे हो, मैं किसी को बोल नहीं पाऊंगा इनको मैं पढ़ा रहा हूँ। कितना होता है 169, ये भगवान। 13 स्क्वायर फिर क्या होता है, चलो मुझे पता है, मैं बताता हूँ। 17 स्क्वायर इक्वल्स टू, बस गलती गलती हो गया, आप लोगों से पूछ लिया, खुद खुद करूंगा मैं। कॉन्ग्रुएंट टू 289 मॉड 10। देखो समझ आया कि नहीं है। अब इसमें स्क्वायर करते ही अच्छा चीज क्या दिख रहा था मुझे कि ये बस 1 यूनिट पीछे है, तो हैंडल हो जाएगा आराम से। क्लियर है ना, आगे बताओ क्या करूं। 17 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट विथ, शुरू में -1 मत लिख देना, क्या लिखोगे 9 मॉड 10। फिर इसके बाद 17 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट विथ -1 मॉड 10। अब पावर रेज करने का काम करो, तो 17 तक जाना है, तो मेरे ख्याल में 8 रेज कर लो पहले एक बार, क्या हो जाएगा 17 पावर 16 कॉन्ग्रुएंट विथ -1 पावर 16 मॉड 10। अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूं, 8 होगा सर, 8 अभी चलेगा। इसके आगे बताओ, दिस इम्प्लाइज 17 पावर 16 कॉन्ग्रुएंट विथ 1 मॉड 10। इसके आगे 17 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 17 पावर 17 कॉन्ग्रुएंट विथ 17 मॉड 10। लेकिन 17 आपका आंसर नहीं हो सकता, तो वो 7 मॉड 10 हो जाएगा। 17 पावर 17 कॉन्ग्रुएंट विथ 7 मॉड 10। फाइनल आंसर 17 पावर 17 मॉड 10 इज इक्वल्स टू क्या 7। देखो आया कि नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, बोलो क्या करना है। इस 2 डिजिट का शौक है आपको, तो मॉड क्या करोगे 100। स्टार्ट किधर से करें, बोल दूं, बोल ही देता हूं, सबको घर जाने का जल्दी है। अच्छा एक नंबर है जो मुझे जो हमेशा याद आ जाता है, आप लोग देखो आप लोग क्या हाल चाल है, मतलब होता ना ये वाला, ये याद रहता है पक्का। मतलब 2 का तो सारा पावर ऑलमोस्ट याद ही रहना चाहिए आपको, और ये तो बहुत ही अनोखा है। मतलब एपीजीपी में तो ये भर भर के यूज होता था, जहां तहां 2 पावर 10 आ जाता था। ठीक है, अभी वो अगर आपको याद है ना, तो मेरे पास में एक बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन है आपके लिए, सुनना और देखना ध्यान से। आई कैन बिगिन विद दैट, 2 टू द पावर 10 कॉन्ग्रुएंट विथ 1024 मॉड्यूलो 100। समझ में आ रहा है, सो 2 पावर 10 कॉन्ग्रुएंट विथ, बोलो क्या 24 मॉड्यूलो 100। चलेगा, क्लियर है यहां तक। अब इसको 20 बनाने के लिए किससे रेज करूं, 2 से। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 24 का स्क्वायर भी सबको याद रहता है। नहीं नहीं रखो, देखो देखो आंसर आ गया, आज के बाद कर लो। 2 पावर 20 कॉन्ग्रुएंट विथ 24 का स्क्वायर मॉड 100, यस 576 होता है, तो 2 पावर 20 कॉन्ग्रुएंट विथ 576 मॉड 100। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 76, सो 2 पावर 20 कॉन्ग्रुएंट विथ 76 मॉड 100। आपका आंसर
2 पावर 20 mod 100 इज इक्वल्स टू 76। खत्म चैप्टर। और आज के लिए इतना ही बस।